So, welcome everybody to the day second of marriage and family. So, this is the daily answer writing and revision series. And in this series, we are going to see the previous year questions, or then we'll try to extract some themes, some common themes from them, and then we are going to discuss the content of those themes. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर से जो आपकी पास्ट थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और देन वी ट्राई टू हैव सम कंटेंट ऑन दोज थीम्स. तो उन थीम्स के ऊपर हम कुछ कंटेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एंड इवेंचुअली वी सेल थ्रू द टॉपिक. ठीक है, सो इन द प्रीवियस वीडियोस हमने कुछ थीम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड कुछ थीम्स जो हैं हम आने वाली वीडियो में और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ़ यू वांट टू अवेल द पीडीएफ ऑफ दिस कोर्स, अगर आप इस कंटेंट को अवेल करना चाहते हैं, यू शुड डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप. आप O2IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए. आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, और स्टोर सेक्शन के अंदर आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आपको ये दिखाई देगा. एंड इन दिस कोर्स यू कैन गो टू द फ्री रिसोर्स सेक्शन. आप जो है वो फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो जा सकते हैं, और फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा. सो द थीम ऑफ आवर टॉपिक और द थीम ऑफ दिस वीडियो, इट इज़ द इंसिस्ट टैबू. सो जब हमारे पास ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जब ये आपके पास मैरिज एंड फैमिली जो है वो शुरू हुआ था, सो इन द प्रीवियस वीडियो जो आपके पास पहली वीडियो ही थी, उसी वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले किए थे प्रेफरेंशियल रूल्स. सो प्रेफरेंशियल रूल्स में हमने देखा था हु यू शुड मैरी. कि आपको किसके साथ शादी करनी चाहिए. एक प्रेफरेंशियल रूल होते हैं, और देयर आर सर्टन प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स. प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स का मतलब क्या, आपके पास प्रोहिबिशंस हैं. ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट मैरी यूर क्लोज्ड रिलेटिव्स. आप अपने क्लोज्ड रिलेटिव को मैरी नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज इंसिस्ट टैबू. इंसिस्ट का मतलब क्या है, मैरिंग द क्लोज्ड रिलेटिव्स. आप जब आपके क्लोज्ड रिलेटिव्स को मैरी करते हो, क्लोज्ड रिलेटिव्स कौन से होते हैं, लेट्स से दिस इज द फैमिली. ये आपके पास जो है ये फैमिली है. लेट्स से दिस इज ईगो. ईगो का मतलब आप हो. ठीक है, तो ईगो के क्लोज्ड रिलेटिव कौन कौन से हुए, मदर और सिस्टर. तो आप अपनी जो नियरेस्ट सिस्टर है और मदर जो है, उनको जो है वो आप मैरी नहीं कर सकते. ठीक है, सो दीज आर द क्लोज रिलेटिव्स. अगर इनके साथ आपकी शादी हो जाती है, देन इट इज़ प्रोहिबिटेड, देन इट इज़ लीगली रॉन्ग. तो ये गलत है. दिस इज़ नोन एज इंसिस्ट टैबू. इनको आप इंसिस्ट टैबू कहते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसिस्ट टैबू. Incest taboo, incest, it's a sexual activity between family members or close relatives. जो आपके close relatives हैं, जैसे close relative यहाँ पे समझाया. close relatives कौन से होते हैं आपके पास, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, ये जो हैं these are the close relatives. ठीक है, सो निधम ने क्या कहा है, निधम ने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है incest taboo जैसी. अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं. एक तो है कि आपके पास ये सवाल पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन इंसिस्ट टैबू. इंसिस्ट टैबू को समझाइए, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसिस्ट टैबू. या फिर आपके पास ये सवाल पूछ लिया जाएगा, क्रिटिकली डिस्कस इंसिस्ट टैबू. इंसिस्ट टैबू को क्रिटिकली डिस्कस कीजिए. जब एक्सप्लेन इंसिस्ट टैबू आ जाता है, देन द इंट्रोडक्शन शुड बी, इन द इंट्रोडक्शन यू शुड ट्राई टू डिफाइन इंसिस्ट टैबू. आपको इंसिस्ट टैबू को
डिफाइन करने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी कि इंसिस्ट टैबू को पहले आप डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद आप बताइए कि कौन कौन लोगों ने इंसिस्ट टैबू की थ्योरी को बताया है, कौन कौन लोगों ने ये सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है, इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि आपके पास इंसिस्ट टैबू जो है वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, और ये समझाने की कोशिश की है कि इंसिस्ट टैबू क्यों एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उन लोगों के आप क्रिटिसिज्म जो है वो लिखोगे। ठीक है, एक तो आपके पास जब ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इंसिस्ट टैबू को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इंसिस्ट टैबू को डिस्कस कीजिए, या फिर इंसिस्ट टैबू के ऊपर कोई नोट लिखिए, तो दिस शुड फॉलो। तो ऐसी जो स्कीम है वो आपको फॉलो करनी है। दूसरे तरह का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकली डिस्कस द इंसिस्ट टैबू। आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है इंसिस्ट टैबू को। आपको इंसिस्ट टैबू को जो है वो दूसरी दिशा से भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इंसिस्ट टैबू सच में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। सो दिस क्वेश्चन इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीधम। नीधम के पर्सपेक्टिव से ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। सो नीधम ने यह बात कही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसा इंसिस्ट टैबू का लोगों ने जो है वो विचार रखा है। इंसिस्ट टैबू जो है वो बहुत सारी पहली सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो होता था। इंसिस्ट जो है वो बहुत सारी पहली सोसाइटीज़ के अंदर होता था। तो नीधम जो हैं वो आपके पास बहुत सारी सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आपके पास इनकन हवाइन्स हैं, जैसे आपके पास इजिप्शियन रॉयल फैमिली है, जैसे पेरुवियन ट्राइबल मैन थे, या फिर पेरुवियन ट्राइब के जो आपके पास रॉयल फैमिलीज थी, या फिर आपके पास जो चीफ्टन्स थे, जो काचिन ट्राइब मैन हैं, उनके अंदर भी मेटिंग विद द डॉटर और द सिस्टर ये इंसिस्टियस होती है, लेकिन मदर इट इज़ अडल्ट्रियस। दोनों के अंदर आप एक डिफरेंस समझिए। इंसिस्टियस का मतलब क्या है कि दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दिस इज नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। लेकिन अडल्ट्रियस का मतलब क्या है, दैट दिस इज नॉट मॉरल, आपके पास ये जो है मॉरल नहीं है। तो आपके पास यू कैन मैरी मदर को आप मैरी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट मॉरल टू मैरी द मदर, बट इट इज़ लीगल। वो आप लीगली मैरी कर सकते हो। यू विल हैव द मिनिमल पनिशमेंट, आपको इंसिस्ट की वहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से काचिन के अंदर जो है वो आपके पास नीधम कहते हैं दैट उनके अंदर ऐसा जो आपके पास इंसिस्ट का जो कंसेप्ट है, इनके अंदर ऐसा इंसिस्ट का कंसेप्ट होता ही नहीं है। देन फिर उसके बाद आपके पास लखेर्स आ जाते हैं म्यांमार के। वो बात करते हैं दैट द हाफ सिबलिंग विद द सेम मदर कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इन म्यांमार, कि जो आपके पास मतरेय भाई बहन हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ठीक है, लखेर्स के अंदर। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स देके नीधम जो है वो ये समझाना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि आपके पास जो इंसिस्ट है वो नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद इससे ही इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में देयर आर मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बहुत सारे आपके पास सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि नीधम के इस व्यू के कॉन्ट्रा अपने जो है वो मत जो है वो इस व्यू के पर्सपेक्टिव में और इस व्यू के लाइन में जो है वो नहीं रखते। सो उनमें जो वन ऑफ दैट दोज एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर ही इज़ एडवर्ड वेस्टमार्क। तो एडवर्ड वेस्टमार्क ने चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी दी है। तो चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी जो है जो एडवर्ड वेस्टमार्क ने दी है उसके अंदर वो वेस्टमार्क इफेक्ट की बात करते हैं, या फिर बाद वाले जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को एक सोफिस्टिकेटेड नाम दिया है एडवर्ड वेस्टमार्क इफेक्ट और वेस्टमार्क इफेक्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं ही आर्गुड दैट पीपल हु आर एसोसिएटेड विद ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिबलिंग्स हैं, दे आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। तो वो जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं रहते।
एंड हेंस दे अवॉइड हैविंग सेक्स विद ईच अदर। तो इसके कारण वो कहते हैं कि कई बार व्हेन आपके पास ऐसी सिबलिंग्स को मैरी करवा दिया जाता है जो कि बचपन में जिनका चाइल्डहुड जो है वो इकट्ठा रहा हो, तो ऐसी सिबलिंग्स बहुत जल्द जो है वो डाइवोर्स के पास जो है वो चली जाती है, क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती। बिकॉज एडवर्ड वेस्टमार्क मानते हैं कि अगर आप किसी से चाइल्डहुड में जो फेमिलियर हो किसी के साथ, अगर आप अपने चाइल्डहुड में किसी के साथ आप फेमिलियर हो, तो आप अडल्टहुड में उसके साथ अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो नहीं बना पाओगे। ठीक है, सो कुछ स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को प्रूव करने की भी कोशिश की है। जैसे आपके पास किबूट्स के अंदर स्टडी हुई है, तलमन ने स्टडी किया है, यनीना तलमन ने जो है वो स्टडी किया है। सो फैमिली एंड कम्युनिटी इन किबूट्स उनके काम का नाम है। सो उसके अंदर यनीना तलमन कहती हैं कि जो बच्चे सेम किबूट के अंदर, ठीक है, आपके पास जो इजरायली किबूट्स हैं, इजरायली जो कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो इजरायली किबूट्स हैं, उनके अंदर दे आर क्लोज्ड ग्रुप्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किबूट 1 हो गया, किबूट 2, किबूट 3, किबूट 4, इस तरह से क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं। तो ज़्यादातर वो कहती हैं कि जो किबूट 1 वाला जो मेल है वो अगर किबूट 2 वाली फीमेल के साथ शादी करे, देन द मैरिज विल बी स्टेबल। तो आपके पास जो मैरिज होगी वो स्टेबल होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक ही किबूट में शादी हो रही हो कि मेल और फीमेल दोनों एक ही किबूट से हैं, देन द मैरिज जो है वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा टाइम तक जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती। सिमिलरली आपके पास एक और कस्टम होता है ताइवान के अंदर, जो आर्थर वुल्फ ने स्टडी किया है, तन यंग का कस्टम। सो इन द कस्टम ऑफ तन यंग, जो आर्थर वुल्फ ने जो है वो स्टडी किया है नॉर्दर्न ताइवान के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो प्रोस्पेक्टिव फीमेल को आप जो है वो अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हो, वो ऑलरेडी फैमिली के अंदर आ जाती है। लेट से आपके पास देयर इज मेल और देयर दिस इज द प्रोस्पेक्टिव वाइफ, यानी कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि आने वाले टाइम में यही मेरी डॉटर इन लॉ बने, यही हमारी बहू बने, तो उसको जो है वो घर के अंदर लेके आया जाता है। ठीक है, तो बचपन में ही वो जो है वो आपके घर के अंदर रहती है, बड़ी होती है, और उसी के साथ इनकी जो है जो मेल है इसकी जो है वो शादी करवा दी जाती है। तो आर्थर वुल्फ कहते हैं कि बहुत बार ये देखा जाता है कि जो ऐसी शादियां हैं वो अच्छी जो है वो नहीं रहती, यानी कि ये जो है वो ऐसी शादियां जो हैं वो ज़्यादा टाइम स्टेबल जो हैं वो नहीं रहती। फिर उसके बाद हिल्दा और सेमर पार्कर, ये जो हैं द फादर हु सेक्सुअली हरास देयर डॉटर, ये इनकी स्टडी है, द फादर्स हु सेक्सुअली हरास देयर डॉटर्स। सो व्हाट सेमर पार्कर डिड was that he compared two samples of father, one who sexually abused their daughter and another who reported did not. जो पहला केस था, in the former case the father spent more time away from the home. जो पहला केस था जिसके अंदर father was more vulnerable और father जो है वो sexually abuse करता है, तो जो स्टैटिस्टिक्स थे वो ये बता रहे थे कि फादर जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो घर से बाहर रहा, तो एक जो आपके पास फेमिलियरिटी है वो नहीं बन पाई। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे केस के अंदर था, फादर जो था एक फेमिलियर सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो अपनी डॉटर के पास रहता है। सो ये जो आपके पास थ्योरीज हैं ये वेस्टमार्क इफेक्ट को सही बताती हैं। ये बताती हैं कि जो एडवर्ड वेस्टमार्क की थ्योरी है वो बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी के साथ फेमिलियर हो जाओ, देन इट ओवरकम्स द सेक्सुअल फीलिंग्स और द सेक्सुअल डिज़ायर्स और द सेक्सुअल अट्रैक्शन दैट यू आर गोइंग टू हैव। ठीक है, सो ये जो है दिस इज़ नोन एज वेस्टमार्क इफेक्ट। और ये थ्योरीज, ये जो लोग हैं जैसे यनीना तलमन हो गई या फिर आपके पास आर्थर वुल्फ हो गए, सेमर पार्कर हो गए, हिल्दा हो गई, सो ये लोग जो हैं वो वेस्टमार्क इफेक्ट को सही ठहराते हैं, सही बताते हैं। अब इसी चीज़ का भी क्रिटिसिज्म है, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो कि
ये थ्योरी ये बता नहीं पाती, होलसम किसी चीज़ को ये बता नहीं पाती कि ये इंसिस्ट टैबू जो है वो क्यों हो रहा है, इंसिस्ट टैबू जो है वो क्यों होता है सोसाइटी के अंदर। सो द फर्स्ट इज वाई सोसाइटीज हैव टू प्रोहिबिट द मैरिज। अगर आपके पास वेस्टमार्क इफेक्ट, अगर वेस्टमार्क इफेक्ट जो है इट इज नेचुरल, तो अलग से रूल बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तो इंसेस्ट टैबू का रूल बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अगर ऑलरेडी डिसइंटरेस्ट पैदा हो रहा है, अगर नेचुरली डिसइंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो रूल बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, बिकॉज देखिए आपके सिलेबस के अंदर मैरिज रूल्स हैं, मैरिज रूल्स के अंदर आपके पास प्रोहिबिटरी रूल्स हैं जिसको आप प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स कहते हैं, प्रेफरेंशियल रूल्स कहते हैं। तो रूल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई अगर इट वाज ऑल नेचुरल? एंड देयर इज ऑल्सो अनदर केस। आप जब फर्स्ट कजन मैरिज की बात करते हैं, कल की क्लास के अंदर हमने प्रेफरेंशियल रूल्स के अंदर हमने क्रॉस कजन मैरिजेस के बारे में पढ़ाई की है, पैरेलल कजन मैरिजेस के बारे में पढ़ाई की है। और पैरेलल कजन मैरिजेस के अंदर हमने कल जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने बेडविन्स के अंदर ये देखा है कि बेडविन्स जो हैं वो लड़की जिसके साथ आपकी शादी होनी होती है, वो और लड़का दोनों एक ही हाउस होल्ड के अंदर, दोनों एक ही घर के अंदर रहते हैं, उनकी शादी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इफ इट वाज नेचुरल, अगर ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है, तो बेडुइन्स के ऊपर भी लगना चाहिए। चाइनीज सिर्फ जो आपके पास ताइवान के अंदर लोग हैं या इजराइल के अंदर लोग हैं उन्हीं के अंदर क्यों लग रहा है ये? तो दीज आर सर्टन क्वेश्चंस जो कि आपके पास वेस्टमार्क इफेक्ट या फिर वेस्टमार्क की जो थ्योरी है वो बता नहीं पाती। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड की बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, जो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपके पास जो थे वो पैट्रीलिनियल होल्डर्स थे। पैट्रीलिनियल होल्डर्स का मतलब क्या है कि ऐसे होल्डर्स थे, होल्डर का मतलब जो आपके पास कबीले एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपके पास पैट्रीलिनियल होल्डर्स हुआ करते थे। तो जब आपके पास पैट्रीलिनियल होल्डर्स हुआ करते थे तो आपके पास जो है वो मोनोगैमी का कोई लॉ नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो लॉ ऑफ मोनोगैमी, मोनोगैमी का कोई लॉ नहीं था, इंसिस्ट टैबू का कोई लॉ नहीं था उस टाइम के ऊपर। तो क्या होता था कि जो सबसे ज़्यादा उस होल्ड के अंदर वो जो आपके पास ग्रुप है जो कि ज़्यादातर एक ही फैमिली का बना होता था या फिर दो से ज़्यादा फैमिली, 2-3 फैमिलीज़ का बना होता था, तो उन होल्ड्स के अंदर जो सबसे पावरफुल मेल होगा वो सारी की सारी जो फीमेल हैं उनके साथ वो शादी कर लेगा और सारी की सारी जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो कब्जे के अंदर ले लेगा। अब जो सबसे पावरफुल मेल है उसने सारी फीमेल्स की सेक्सुअलिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने अपनी जो है वो एक सत्ता का कायम कर ली कि ये जो सारी फीमेल्स हैं ये मेरी हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर आपके पास ऐसे जो है वो आपके पास मेल पॉपुलेशन बच गई, मेल लोग बच गए जिनके पास एक भी फीमेल नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास एक भी फीमेल नहीं है वो इकट्ठे होते हैं और जो आपकी फादर फिगर है, जो होल्ड में सबसे बड़ा होता है, उसको, जो सबसे पावरफुल होता है, ऑब्वियसली जो फादर फिगर होता है उसको जो है वो जाके वो मार देते हैं। जब वो जाके मार देते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि हमने एक इम्पल्स के नीचे जो है वो अपने जो फादर फिगर है या फिर जो अपने फादर हैं उनको जो है वो मार दिया। ठीक है, तो इसके चलते एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपके पास एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उनके बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दैट नाउ ऑन देयर विल बी नो सेक्सुअल फीलिंग्स इन दी फैमिली। फैमिली के बीच में जो सेक्सुअल फीलिंग है उसको टैबू कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है कि जो भी आपके पास सेक्सुअल फीलिंग्स होंगी वो बाहर वाली औरत के प्रति होगी, लेकिन कोई भी सेक्सुअल फीलिंग जो हैं वो घर के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है,
तो इस तरह से एक रूल बना लिया जाता है, एक प्रिमिटिव सोसाइटी में ही आपके पास जो है वो एक रूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं इंसिस्ट टैबू। तो इस तरह से सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है, इसके पीछे एक ओडोपियस कम्प्लेक्स भी काम कर रहा होता है। उसके बारे में हम जो है वो रिलीजन वाले चैप्टर में करेंगे कि व्हाट इज द ओडोपियस कम्प्लेक्स, हाउ इट शेप्स द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसकी भी आपके पास बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, सिगमंड फ्रॉइड के भी आपके पास बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं। वो कहते हैं दैट व्हाई द सोसाइटीज नीड एक्सप्लिसिट टैबू। आज भी अगर उस टाइम के ऊपर, और एक और चीज कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड बार बार एक चीज को दोहराते हैं दैट देयर इज इननेट हेरिडिटरी पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि आपके दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर आपके साथ हिस्ट्री में क्या हुआ था, आपके दिमाग के साथ, आपके सबकॉन्शियस के साथ क्या हुआ था, तो ये जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं। तो ऑलरेडी मैनकाइंड के साथ हिस्ट्री में क्या हुआ था ये आज सब मैनकाइंड की एक सबकॉन्शियस के अंदर जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा। तो अगर ये रूल इंसान के सबकॉन्शियस के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो कि मैनकाइंड की हिस्ट्री में इंसान ने बना दिया था, अगर ऑलरेडी ये सबकॉन्शियस के अंदर रिकॉर्डेड है, तो आज एक्सप्लिसिटली सबको बताने की ज़रूरत क्या थी कि आपके पास जो है वो इंसिस्ट टैबू है। इसका रूल बनाने की क्या ज़रूरत थी, एक्सप्लिसिट करने की क्या ज़रूरत थी, इफ़ इट वॉज ऑलरेडी इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस ऑफ द ह्यूमन माइंड। Nor does it account for why parents should not be interested in committing the incest with their children। ठीक है, तो आपके पास इंसिस्ट टैबू ये तो समझा देता है कि आपके पास जो प्रोजनी है वो अपनी सिस्टर के साथ मेट क्यों नहीं करेगी, या फिर अपनी मदर के साथ मेट क्यों नहीं करेगी। बट इंसिस्ट टैबू ये नहीं समझा पाता वाई फादर विल नॉट मेट विद द डॉटर। तो जो फादर है वो डॉटर के साथ मेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो कहानी हमने की थी सिगमंड फ्रॉइड की, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और फादर फिगर को मार रहे हैं, फिर बच्चे आपस में समझौता कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंसिस्ट टैबू के अंदर क्या होता है कि फादर फिगर के ऊपर भी टैबू होता है, फादर फिगर के ऊपर भी प्रोहिबिशन रखी जाती है कि जो फादर फिगर है वो भी इंसिस्ट नहीं कमिट करेगा, वो भी डॉटर के साथ जो है वो मीटिंग नहीं करेगा। तो डॉटर वाली मीटिंग को जो है ये समझा नहीं पाते। ठीक है, व्हाट अबाउट द फैमिलीज वेयर फादर डाइड यंग, डज द सन गेट इन्वॉल्व्ड इन द इंसिस्ट। ठीक है, तो ये इंसिस्ट कैसे समझाता है कि एक आपके पास फादर फिगर है, फादर फिगर की, जब आपके पास एक फादर फिगर होता है तो फादर फिगर की छाया के अंदर जो है वो इंसिस्ट का जो एक कम्प्लेक्स है वो बनता है इंसान के अंदर। बट देयर आर मैनी फैमिलीज, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे फादर जो है उनकी पहले डेथ हो चुकी है, बट सन जो है, क्या सन इंसिस्ट के अंदर इन्वॉल्व करता है उनके अंदर? ऑब्वियसली जो सन है वो इंसिस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये यहाँ पे भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि फादर का इस थ्योरी के अंदर, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर फादर का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर जो है वो यहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं है आपके पास तो फिर भी इंसिस्ट नहीं हो रहा, तो इस फिनोमिना को भी ये थ्योरी जो है वो नहीं समझा पा रही। देन उसके बाद मलिनोव्स्की की फैमिली डिसरप्शन थ्योरी आ जाती है। मलिनोव्स्की की फैमिली डिसरप्शन थ्योरी क्या कहती है? मलिनोव्स्की की फैमिली डिसरप्शन थ्योरी सस्पिशन के ऊपर काम करती है। सस्पिशन और जेलसी दो चीज़ें हैं मलिनोव्स्की की फैमिली डिसरप्शन थ्योरी में, दो कीवर्ड्स हैं, एक है सस्पिशन और एक है जेलसी। कि आपके पास सस्पिशन है और जेलसी होती है। अगर घर के अंदर जो है वो इंसिस्ट जैसी जो है वो सेक्सुअल फीलिंग आ जाए तो घर के अंदर जो है वो सेक्सुअल जेलसी और सस्पिशन जो है वो शुरू हो जाएगा।
जब आपके पास घर के अंदर जो है वो सेक्सुअल जेलसी डेवलप हो जाएगी तो घर काम नहीं कर पाएगा, वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, घर में एक कोऑपरेटिव एफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मदर का फादर के साथ कोऑपरेटिव एफर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सोशलाइजेशन के अंदर मदर का फादर के साथ कोऑपरेटिव एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमिक वेलबींग के लिए घर की। तो मरिनोस्की कहते हैं कि अगर सेक्सुअल जेलसी आपके पास जो है वो घर के अंदर आ जाएगी, देन आपके पास जो है वो डिसरप्शन आ जाएगा फैमिली के अंदर, फैमिली जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपके पास बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का वही डिसरप्ट हो जाएगा। सो अगेन इसका क्रिटिसिज्म, व्हाई वुड ब्रदर सिस्टर एंड सिस्ट एग्जिस्ट। तो आपके पास इजिप्शियंस के अंदर, एंशियंट इजिप्शियंस के अंदर ब्रदर सिस्टर एंड सिस्टर जो था, इट वाज देयर इन दी रॉयल फैमिलीज के अंदर ब्रदर सिस्टर की जो है वो आपके पास शादी करवाई जाती थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है वो यू डिडंट हैड दी सेक्सुअल जेलसी वगैरह जो है वो नहीं होती थी। देन आपके पास फैमिली कोऑपरेशन थ्योरी आ गई ऑफ E.B. टायलर। फैमिली कोऑपरेशन थ्योरी जो है, या फिर सोसाइटी, इट शुड नॉट बी फैमिली कोऑपरेशन थ्योरी, सोसाइटी कोऑपरेशन थ्योरी ऑफ E.B. टायलर। तो जो आपके पास सोसाइटी कोऑपरेशन थ्योरी है E.B. टायलर की, E.B. टायलर ने तो ये प्रपोज की है। आगे चल के आपके पास लेस्ली वाइट और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसको जो है वो और एलेबोरेट किया है। वो इंसिस्ट टैबू की जो बेनिफिट है उसको समझाने की कोशिश करती है ये थ्योरी। ठीक है, कि इंसिस्ट टैबू से समाज को बेनिफिट हुआ है। E.B. टायलर कहते हैं कि अगर आपके पास इंसिस्ट टैबू होता तो इंसिस्ट टैबू होने से एक फैमिली के अंदर ही जो है वो शादियां होती रहती। जब आपके पास फैमिली के अंदर ही जो है वो शादियां हो रही हैं, देन बाहर शादी कोई नहीं करेगा। तो जो बाहर वाली फैमिली है वो बिल्कुल आइसोलेशन में आ जाएगी, आप भी आइसोलेशन में आ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर किसी के साथ शादी करते हो तो उस फैमिली के साथ आपका एक अच्छा संबंध बन जाता है, एक अलायंस बन जाता है। अगर ऐसे ही आपकी ही फैमिली के अंदर शादियां हो रही हैं और इसी तरह से सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि उन्हीं के अंदर शादियां हो रही हैं, तो इस तरह से अलग अलग फैमिलीज तो आइसोलेशन में आना शुरू हो जाएंगी। जब आपके पास फैमिलीज, जो अलग अलग फैमिलीज हैं, वो आइसोलेशन के अंदर आना शुरू हो गई, तो इन फैमिलीज के अंदर जो है, इन फैमिलीज के बीच में, इन ग्रुप्स के बीच में जो है वो सस्पिशन पैदा हो जाएगा। तो एक दूसरे को वो मारना स्टार्ट कर देंगी। तो E.B. टायलर कहते हैं अपनी किताब के अंदर, प्रिमिटिव सोसाइटी किताब के अंदर, वो कहते हैं कि ऐसा हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ होगा कि इंसिस्ट के चलते आपके पास आइसोलेटेड यूनिट्स बन गए। अब इंसिस्ट के चलते आपके पास आइसोलेटेड यूनिट्स बन गए, एक आइसोलेटेड यूनिट यहाँ है, एक आइसोलेटेड यूनिट यहाँ, एक कहीं और, तो ऐसे करके बहुत सारे आइसोलेटेड यूनिट्स बन गए। अब वो आइसोलेटेड यूनिट्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा करते करते आप उन लोगों को आइडिया आया दैट वाई हम आइसोलेशन में हैं ही क्यों, वी शुड स्टार्ट डेवलपिंग अलायंस, हमें तो अलायंस बनाना चाहिए। तो फैमिली 1 की जो शादियां हैं, फैमिली 1 की जो लड़कियां हैं वो फैमिली 2 के अंदर मूव हुई, फैमिली 2 की लड़कियां जो हैं वो फैमिली 3 के अंदर मूव हुई, फैमिली 3 की लड़कियां फैमिली 4 के अंदर मूव हुई। तो इस तरह से जो लड़कियों का मूवमेंट है और गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट्स हैं, वो जो है आपके पास अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग फैमिलीज में से जो है वो होना शुरू हुआ। तो एक सोसाइटी के अंदर इंसिस्ट टैबू करने से, इंसिस्ट टैबू का मतलब क्या है कि इंसिस्ट को मना करने से सोसाइटी जो है वो एक बहुत अच्छा, उसमें जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये जो है वो E.B. टायलर समझाते हैं इस तरह से कि इंसिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास आया होगा। ठीक है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है वो हल्का सा यूनिवर्सल एंड इसके ऊपर लेते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि आपके पास पहले बाइनरी ऑपोजिशंस बने भाई, माइंड के आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस बनने शुरू हो गए।
जब बाइनरी ऑपोजिशंस बनने शुरू हो गए तो इंसान ने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ के अंदर डिफरेंशिएट किया? बिटवीन कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी। कंसैंग्यूनिटी और एफिनिटी के बीच में। कंसैंग्यूइन रिलेशन का मतलब है जो आपके पास आपके शादी ब्याह से जो रिलेशनशिप्स आते हैं, और एफाइनल रिलेशन का मतलब है जो आपके खून के रिश्ते से, आपकी डिसेंट से आपके जो है वो रिश्ते आते हैं। तो इंसान ने जो है वो अपने ग्रुप और सामने वाले पराये ग्रुप में डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया। शादी और लहू में जो है वो डिफरेंस करना, कॉन्ट्राडिक्शन करनी जो है वो इंसान ने स्टार्ट कर दी। तो इसके कारण जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो होम से डाइवर्ट होके आउट ग्रुप में चली गई, कि इन ग्रुप में जो है वो सारी की सारी जो है वो मेरी बहनें हैं, जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो बाहर जानी शुरू हो गई। और इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हुए। पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे? कि बाकी ग्रुप्स के साथ उनके अलायंस बनने शुरू हो गए। बाकी ग्रुप्स के साथ जो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ अलायंस में आना शुरू हो गया। तो जब आपके पास अलग अलग ग्रुप्स में अलायंसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पास पीस कायम होता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो सोसाइटी कोऑपरेशन थ्योरी जो है वो E.B. टायलर की, वो इस तरह से इन चीज़ों को समझाती है, दैट ईदर यू कैन मैरी आउट और यू कैन डाई आउट। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर ये एक मैरी आउट एंड डाई आउट, ये एक क्लॉज यूज़ करते हैं ये अपनी किताब के अंदर, मैरी आउट और डाई आउट। ठीक है, ये क्लॉज उन्होंने यूज़ किया है इस थ्योरी के अंदर, कि एक टाइम ऐसा आया कि इंसान जो है उसके पास ये विकल्प था, या तो वो बाहर शादी कर ले या फिर जो है वो सस्पिशन के अंदर मारा जाए। तो उसने जो है वो बाहर शादी करना चूज़ किया। तो बाहर शादी करने से अलग अलग अलायंस बनने स्टार्ट हो गए और पीस जो है वो सोसाइटी में कायम हो गया। ठीक है, वही जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई हुई हैं। गेटिंग द पॉइंट। फिर अगली जो आपके पास थ्योरी आती है वो है आपके पास इनब्रीडिंग थ्योरी। ठीक है, हाँ, ये जो है वो इसका क्रिटिसिज्म है। सो दिस कोऑपरेशन थ्योरी डज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंसेस्ट टैबू इन ऑल द सोसाइटीज। ठीक है, तो सारी सोसाइटीज के साथ ही क्या ऐसा हुआ? तो ये अभी भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो कोई भी आपके पास एथनोग्राफिक एविडेंस जो है वो उसके साथ नहीं आती। इस थ्योरी का कोई आपके पास प्रॉपर एथनोग्राफिक एविडेंस नहीं है। देन आपके पास आ जाती है इनब्रीडिंग थ्योरी। ठीक है, इनब्रीडिंग थ्योरी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरी। ये काफ़ी साइंटिफिक थ्योरी है। सो रेमंड फिर्थ ने ये जो है टकोपियंस के अंदर रेमंड फिर्थ ने स्टडी किया, और रेमंड फिर्थ ने एक आइडिया देखा वहाँ पे टकोपियंस के अंदर, द आइडिया ऑफ मारा का आइडिया। टकोपियंस जो हैं वो साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर रहते हैं। तो आइडिया ऑफ मारा जो है इट वाज एसोसिएटेड विद इन ब्रीडिंग, ये इन ब्रीडिंग के साथ एसोसिएटेड था। तो होता क्या है कि जब आपके पास इन ब्रीडिंग होती है तो इन ब्रीडिंग के चलते ये कहा जाता है कि आपके पास अगर इफ़ यू आर इन ब्रीडिंग देन आपके पीछे जो है वो मारा लग जाएगी। मारा का मतलब क्या है कि आपके पीछे जो है वो बैरनेस और इलनेस एंड अल्टीमेटली डेथ जो है वो लग जाएगी। तो रेमंड फिर्थ कहते हैं कि हो सकता है कि पहले इन सोसाइटीज़ के अंदर, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर देयर वुड बी इन ब्रीडिंग और देयर वुड बी इंसिस्ट। आपके पास इंसिस्ट जो है वो होता हो। ठीक है, फिर जो है लोगों ने ये देखा कि अगर वो इंसिस्ट करते हैं, अगर वो इंसिस्ट में इंडल्ज होते हैं, तो इंसिस्ट की वजह से जो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे डिसीजेज आ जाते हैं, और जो लोग इंसिस्ट नहीं कर रहे वो जो है दे आर हेल्दी, वो अच्छे भले अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखते हैं कि आपके पास जो लोग, सो इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ, तो अगर आपके पास हेल्दी लाइफ आपको चाहिए, देन इंसिस्ट शुड बी टैबूड। तो आपके पास जो इंसिस्ट है उसको टैबू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से रेमंड फिर्थ कहते हैं कि जो देयर इज सर्टन
काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज विद देम, तो एक नॉलेज है उनके पास, ठीक है, तो कि वो जो है वो डिसीज़ को इंसिस्ट के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर इज criticism of the inbreeding theory. So according to the population genetics of 20th century, inbreeding has both advantages and disadvantages. inbreeding के advantages भी होते हैं और disadvantages भी होते हैं, ठीक है. और सिमिलरली आपके पास अगर आप एंडोगैमी भी करते हो, आप पैरेलल कज़न मैरिजेस भी करते हो, इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग द पैरेलल कज़न मैरिजेस, देन ऑल्सो आपके पास जो इंसिस्ट वाले जो सारे डिसीजेज हैं वो यहाँ पे भी आने के चांसेस हैं. लेकिन आपके पास जो पैरेलल कज़न मैरिजेस हैं दे आर हैपनिंग, वो जो है वो आपके पास हो रही हैं, ठीक है. देयर आर सर्टन पॉइंट्स दैट ऑल्सो सपोर्ट दिस थ्योरी. कुछ आपके पास ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि आपके पास कई बार अगर आप इनब्रीडिंग बार बार जो है वो करते रहते हैं तो आपके पास जो नेगेटिव रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं. नेगेटिव रिसेसिव ट्रेट्स का मतलब क्या है कि ये जो है जब तक दोनों एलिल्स इन्फेक्टेड, दोनों एलिल्स जो हैं वो डिसीज ना हो, तब तक ये अपना जो है कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है. लेकिन अगर आप इनब्रीडिंग बार बार जो है वो करते रहते हो तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो रिसेसिव एलिल्स हैं वो अपना नेगेटिव कैरेक्टर शो करना शुरू कर देते हैं. जब वो अपना नेगेटिव कैरेक्टर शो करना शुरू कर देते हैं देन ऑब्वियसली आपके पास जो है इनब्रीडिंग इट रिजल्ट्स इनटू डिसीज़. तो इनब्रीडिंग जो है वो डिसीज़ में जो है वो बदल जाती है, ठीक है. ऑल्दो देयर आर सर्टन एडवांटेजेस रिसेसिव ट्रेट्स ऑल्सो, पॉजिटिव रिसेसिव ट्रेट्स भी होते हैं, बट नेगेटिव रिसेसिव ट्रेट्स भी जो है वो भी एम्पलीफाई कर जाते हैं. देन इन द प्री साइंटिफिक पीपल देयर वर टू ग्रुप्स, वन विद इंसिस्ट टैबू, ठीक है, और जो दूसरे थे जिनके पास जो थे वो इंसिस्ट टैबू नहीं थे. तो जिनके पास इंसिस्ट टैबू था उनके जो लोग बच्चे थे वो ज़्यादा जो है वो जीते थे, ज़्यादा टाइम जीते थे, ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे. तो इवेंचुअली जो है वो लोगों ने इंसिस्ट टैबू को अपनाना जो है वो शुरू कर दिया. दिस वाज द टुडेज थीम एंड नाउ द क्वेश्चन ऑफ टुडे. आज का क्वेश्चन क्या है? सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्रिटिकली एग्जामिन various views of incest taboo. ठीक है. So this is the question. It carries 15 marks. सो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इंट्रोड्यूस किस तरह से करना पड़ेगा? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मैं आपको यही राय दूंगा, मेरी एडवाइस आपको यही होगी दैट यू शुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप ये लिखोगे दैट द incest taboo, it has been discussed or it has been examined by many anthropologists like Raymond Firth, Tyler, Claude Lévi-Strauss, ठीक है, and so on so forth. सिगमंड फ्रूड के नाम लिख सकते हैं, एडवर्ड वेस्टमार्क का नाम लिख सकते हैं. इस तरह से आप इनका नाम लिख लीजिए, ठीक है. अगला जो है यू शुड ट्राई दैट इंसिस्ट टैबू का मतलब क्या है कि आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स इट इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है. तो आपके पास जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स वो प्रोहिबिट होता है, ठीक है. इट हैज़ बीन सब्सटेंशिएटेड बाय फॉलोइंग, तो इन लोगों ने जो है वो इस तरह से सब्सटेंशिएट किया है. सो इस तरह से जो है वो आपको इंट्रोडक्शन जो है वो इसका करना होगा.
I would say in the introduction itself, along with the definition part के साथ आपको जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम जो है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के नाम जो है वो लिखने होंगे। फिर उसके बाद आप थ्योरी लिखोगे, फिर उसके बाद जो है वो आप इसका क्रिटिसिज्म लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, क्रिटिसिज्म लिखोगे। तो इस तरह से जो है यू हैव टू राइट योर आंसर एंड देन द क्रिटिसिज्म, द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन के अंदर यू विल राइट कि आपके पास जो है ऑल्दो इंसिस्ट टैबू होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ठीक है, आज की डेट में इंसिस्ट टैबू जो है इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, हर जगह के ऊपर, हर सोसाइटी के अंदर लगभग आपके पास जो है वो ये प्रोहिबिटेड रूल है, इंसिस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है। बट नो थ्योरी इज़ होलिस्टिक, कोई भी थ्योरी जो है वो इस चीज़ को होलिस्टिकली नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इस चीज़ को लिखना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू विल सबमिट द आंसर। यू कैन सबमिट इट हेयर, आप इस नंबर के ऊपर आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है O2IAS Academy ऐप के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे आपका जो है वो सबमिशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।